बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नेक्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने लगे हैं और ये चैप्टर है आपकी जो बायो की फ़र्स्ट ईयर की बुक है उसका आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 14। और हमारे पास टाइटल इस चैप्टर का ट्रांसपोर्ट। नाम से जाहिर है कि मटेरियल का बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाना ये ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ज़रूरत क्यों पेश आती है ट्रांसपोर्ट की? सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए फ़िज़िकल और केमिकल इंट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो वो अपने एलिमेंट और केमिकल के ज़रिए से परफॉर्म करता है। फ़िज़िकल इंट्रैक्शन से क्या मुराद है? कोई स्ट्रक्चरल इंट्रैक्शन, और केमिकल इंट्रैक्शन से मुराद ये है कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हुआ जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसको हम कहते हैं ये केमिकल इंट्रैक्शंस है। और फिज़िकल से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी आँख की बात करें उसमें लाइट आ रही है तो वो लाइट कैसे डिटेक्ट हो रही है, तो उसको हम कहते हैं ये फिज़िकल इंट्रैक्शन। तो बहरहाल इस तरह के काफ़ी सारे इंट्रैक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और उसकी वजह से उसकी लाइफ मेंटेन होती है। तो अब ज़रूरत किस बात की है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किस केस में हो? अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किस तरह के एलिमेंट का हो रहा होता है? दो तरह के हैं, एसेंशियल मटेरियल और वेस्ट मटेरियल। जो बॉडी की ज़रूरत है उसको ऑब्टेन कैसे करना है और उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के उन स्ट्रक्चर तक कैसे लेके आना है और वो स्ट्रक्चर उसको बाहर कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज हम कहते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खुराक है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से ऑब्टेन की जाती है, उसके बाद फिर ब्लड के ज़रिए से बॉडी के हर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब वो जितने भी बॉडी के हिस्से हैं फिर वो उन ऑर्गेनिज्म उन एलिमेंट को वो यूटिलाइज़ करते हैं, उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। वो जो सारा वेस्ट है वो ब्लड के ज़रिए से किडनी में आता है, किडनी इसको रिमूव आउट करती है या डिस्चार्ज आउट करती है। तो ये जो बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर ये जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल हो रही है, तो ये हमारे पास है ट्रांसपोर्ट, कि एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल मूव कर रहा है। और ये आमतौर पे ज़रूरत ट्रांसपोर्ट की किन ऑर्गेनिज्म में पड़ती है? जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसमें जो कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मेजॉरिटी ऑफ जो आप कह सकते हैं सेल्स हैं वो इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्टली मटेरियल का एक्सचेंज नहीं करते, यानी ज़रूरत की चीज़ें इन्वायरमेंट से डायरेक्टली नहीं ले सकते और अपना जो वेस्ट है वो इन्वायरमेंट में डायरेक्टली रिलीज़ नहीं कर सकते। इवन जो स्किन के सेल हैं, हालांकि स्किन के सेल ये इन्वायरमेंट के सामने है लेकिन वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले सकते, कार्बन डाइऑक्साइड उसको नहीं दे सकते, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट नहीं ले सकते, इन्वायरमेंट को वेस्ट नहीं दे सकते। तो इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उन तक चीज़ों को पहुंचाया जाता है और उनसे वेस्ट को लेके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो इस वजह से ऐसे ऑर्गेनिज्म में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करेंगे और उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। लेकिन यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यूनिसेलुलर और सेल जो है वो डायरेक्टली उसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया वो इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज होता है, तो इस वजह से वो इन्वायरमेंट से चीज़ें लेते हैं ज़रूरत की और वेस्ट को बाहर रिलीज़ कर देते हैं। अच्छा, सिंपल मल्टी सेलुलर में भी सेल्स इस तरह अरेंज होते हैं कि वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर रहे होते हैं, इस वजह से इनके अंदर कोई इतने ख़ास ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से अपना सारा का सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कर लेते हैं। अच्छा, हमारा ये जो चैप्टर होगा इसके दो पोर्शन है। एक पोर्शन, पहले पोर्शन में हम प्लांट को डिस्कस करेंगे और दूसरे पोर्शन में हम एनिमल को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आर्टिकल है वो है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले आप लोगों ने इन दोनों टर्म्स का, अपटेक से क्या मुराद है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, इसका मतलब समझना है कि इन दोनों से क्या मुराद है। अच्छा, आमतौर पे जो वाटर और मिनरल्स, इसका जो सोर्स है वो है सॉइल, यानी प्लांट को वाटर और मिनरल्स हमेशा कहाँ से मिल रहे होते हैं? सॉइल से मिल रहे होते हैं, ठीक है। और जिस स्ट्रक्चर के ज़रिए से प्लांट हासिल करता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रूट्स। उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? रूट्स। सबसे पहले अगर हम रूट्स की बात करें, अगर रूट्स का क्रॉस सेक्शन देखें तो रूट्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की हमें लेयर्स नज़र आती हैं। तो उन लेयर्स में पहली लेयर्स होती है एपिडर्मिस की, जैसे आप लोगों को डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। दूसरी लेयर कॉर्टेक्स की होती है, तीसरी एंडोडर्मिस की, चौथी पेरिसाइकल की, पांचवी फ्लोएम की, उसके बाद जाइलम आ जाते हैं।
अब सबसे पहले अपटेक, जिसका दूसरा नाम क्या है, इसको एब्जॉर्प्शन भी कहा जा सकता है। तो सॉइल से रूट्स के जो एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें वाटर और मिनरल्स का इंटर होना, ये एब्जॉर्प्शन या अपटेक कहलाती है। यानी सॉइल इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर प्लांट, और इससे रूट के सेल्स के अंदर, और वो सेल्स कौन से, एपिडर्मल सेल्स, इसमें वाटर और मिनरल का इंटर होना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन या अपटेक कहलाता है। लेकिन उसके बाद एपिडर्मस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से जाइलम, एंडोडर्मस, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम तक वाटर और मिनरल का पहुंचना, ये ट्रांसपोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। और फिर और प्लांट की सारी बॉडी के अंदर जाइलम क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, ये भी ट्रांसपोर्ट के ज़ुमरे में आते हैं। यानी हमने अगर इस पूरे आर्टिकल को हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पोर्शन में हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन रूट में कैसे हो रही है। अगले पोर्शन के अंदर हम रूट्स के एपिडर्मल सेल से जाइलम में कैसे चीज़ें जा रही है, फिर उससे अगले पोर्शन में जाइलम से पूरे प्लांट में बॉडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी ये जो हमारा आर्टिकल होगा, प्लांट वाला जो पोर्शन होगा वाटर और मिनरल्स वाला, इसके हमारे पास तीन पोर्शन है। पहला पोर्शन सॉइल से रूट्स के एपिडर्मल सेल में कैसे आ रही है चीज़, फिर एपिडर्मल से जाइलम तक कैसे पहुंच रही है, और जाइलम के ज़रिए से प्लांट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो ये हमारे जो पहले 7-8 लेक्चर होंगे वो सारे के सारे इसी से रिलेटेड होंगे। क्लियर? अच्छा, ओवरऑल रूट ने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना है। क्या रूट का सिर्फ यही फंक्शन है? तो आंसर है नो। इसने मजीद और भी काम करने हैं, जैसे एंकर प्लांट करना है सॉइल के अंदर। यानी इसका क्या मतलब है, सॉइल में प्लांट को क्या करना है, फिक्स करना है। दूसरा इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड, और तीसरा फंक्शन है कि इसने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल को परफॉर्म करना है। तो ये हमारा मेन फोकस होगा अपने लेक्चर्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद प्लांट को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे लाइट है वो एटमॉस्फेयर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से आ रही है, लेकिन वाटर और मिनरल्स ये सॉइल से है। तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा प्लांट। जितना वाटर और मिनरल एफिशिएंटली एब्जॉर्ब होगा उतना ही प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। और वाटर और मिनरल की एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए रूट्स के पास इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से रूट्स के पास कुछ एडिशनल ब्रांचेज, एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं रूट हेयर्स। यानी रूट हेयर, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, तो इन रूट्स की जो फर्दर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग है ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी, रूट हेयर कहलाएगी। तो रूट हेयर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि रूट्स जो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड है, तो उन ब्रांचेस को रूट हेयर क्या है, और बेसिकली ये हैं क्या, दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। जैसे मैं कहता हूँ कि ये एपिडर्मल सेल्स हैं, तो इनकी जो फर्दर एक्सटेंशन है, इन फर्दर एक्सटेंशन को हम ये रूट हेयर कहते हैं। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, कि एपिडर्मल सेल से ही निकले हुए हैं। ये तो बिल्कुल इसी तरह, जैसे मैं कहता हूँ एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा धागा बड़ा है, तो आप फ़ौरन जवाब देंगे ये वाला। वजह क्या, ये हालांकि दोनों एक ही जितने एरिया के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फोल्डिंग की वजह से इसकी जो लेंथ है ओवरऑल, अगर इसको ओपन कर दिया जाए, वो ज़्यादा होती है। तो रूट्स हेयर की वजह से जो रूट्स का सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल की हो रही है वो किसके ज़रिए से हो रही है, रूट हेयर के ज़रिए से हो रही है। तो रूट हेयर की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज़ द साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। और MCQs के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रूट हेयर की वजह से जो रूट का सरफेस एरिया है वो 67% इंक्रीज हो जाता है। यानी आप ये समझ लें कि अगर हमारे पास रूट हेयर को निकाल दें तो रूट सिर्फ एब्जॉर्प्शन 33% करेंगी। यानी एब्जॉर्प्शन के लिहाज से वो सिर्फ पास होंगी, क्योंकि हम कहते हैं ना 100 में से 33 मार्क्स वाला पास होता है। और पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो एफिशिएंट है। एफिशिएंट वो होता है जो 100% एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है या 100% मार्क्स ले रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट की एफिशिएंट ग्रोथ कभी भी रूट हेयर के बगैर पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक MCQ और भी है
कि एक राई प्लांट है हमारे पास, तो अगर इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर से भी कम हो, हालांकि ये कितना प्लांट होगा, तकरीबन 3 फुट का अगर हम प्लांट लगाएं, तो इसके अंदर 1 करोड़ 40 लाख 14 मिलियन रूट हेयर होते हैं। अगर हम इसको लाइन बाय लाइन आपस में अटैच करें तो ये जो डिस्टेंस बन सकता है ये 600 किलोमीटर का डिस्टेंस बन सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि रूट हेयर की वजह से कितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि जो रूट हेयर हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो बहरहाल ये हमारा आज इंट्रोडक्शन है अपने लेक्चर का। अगला जो टॉपिक है उसमें हम फिर एब्जॉर्प्शन कैसे प्लांट में हो रही है इस सारे मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।